प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशंस में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का बहाली जो है 2024 में निकाला गया है। तो इसमें हम लोग जो है सिविल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम्स 2022 में वैकेंसी जो है 2020 में निकाला गया था और एग्ज़ाम जो है 2022 में लिया गया। तो ये जो बहाली निकाली गई है 2024 में, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न देखना ज़रूरी है कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे आपको क्या होगा, एक आइडिया लगेगा कि हमको किस तरीके का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है और कैसे हम प्रैक्टिस करके इफ़ेक्टिव और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चंस है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि जो रेक्टेंगुलर बार है उसका विड्थ जो है b है और हाइट जो है h है। बीइंग यूज्ड एज ए कैंटिलीवर बीम के तौर पे उसको यूज किया जा रहा है। द लोडिंग इज़ इन प्लेन पैरेलल टू द साइड के पैरेलल जो है प्लेन पे आपका जो है लोडिंग लग रहा है। बी द सेक्शन ऑफ मॉडुलस इज, तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस क्या होगा, तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस हो जाएगा BH²/6। क्या हो जाएगा, BH²/6, क्योंकि ZXX = IXX/H/2 होता है। तो IXX हो जाएगा हमारा BH³/12 / H/2 यानी BH²/6। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज है, जो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस है जो रिक्वायर्ड होता है फॉर कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स विद डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी n इज, है ना, इनडिटर्मिनेसी n के लिए, तो P = n+1 होता है। क्या होता है, P = n+1 होता है। तो n+1 हमारा कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, जहाँ पे n जो है डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी होता है। अगला है द शेप फैक्टर फॉर ए सर्कुलर ट्यूबुलर सेक्शन विद आउटसाइड डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस द इनर डायमीटर इज। तो ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा 1.58। क्या होता है, 1.58। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक बीम है जिसका लेंथ जो है L है और वो पिंड किया गया है बोथ एंड पे और उस पर जो है कंसंट्रेटेड बेंडिंग कपल मोमेंट M लग रहा है सेंटर पे। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा बीम का वो क्या होगा, तो M/2। क्या हो जाएगा, M/2 हमारा यहाँ पे जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम, किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो लेंथ है L दिया गया है और जो बेंडिंग मोमेंट है वो M दिया गया है। तो आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है एज M = α x x³/L², जहाँ पे x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा और L से छोटा होना चाहिए। अल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट है, तो जो शियर फोर्स होगा विल बी 0 एट, कहाँ पे 0 होगा, तो 0 अगर बात किया जाए तो x = L/√3, x = L/√3। यहाँ पे जो है आपका 0 होगा हमारा शियर फोर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा शियर फोर्स 0 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इफ़ वी यूज़ अ लिंक सपोर्ट इन अ स्ट्रक्चरल सिस्टम देन हाउ मेनी अननोन्स वुड वी हैव, है ना, वुड वी हैव, कितना अननोन्स होगा, तो एक अननोन्स, कितना, एक। इस तरीके से एक नंबर ऑफ अननोन r × n = 1। एट लिंक सपोर्ट इन अ स्ट्रक्चरल सिस्टम we have only one unknown reactions which acts as the direction of the cables or links। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ़ अ मेंबर ऑफ अ ट्रस्ट, इफ़
a member of truss is in compression, then what will be the direction of force that it will apply to the joints? तो इनवर्ड क्या होता है, इनवर्ड डायरेक्शन हमारा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एज्यूम करना है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1 मीटर। तो कौन ये जो बीम दिया गया है ए बी सी, ये बीम व्हाट विल बी द वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट बी, है ना, बी पॉइंट पे वर्टिकल रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जब एज एक्सटर्नल पोजीशन इज़ नॉट शोन, यहाँ पे एक्सटर्नल पोजीशन जो है शोन नहीं किया गया है, तो जो मीनिंग है रोटेशंस का वो हमारा प्रॉपर नहीं होगा। तो यहाँ पे एज़ पर क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू कर देखें तो हम बी का इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, जो हमारे एग्जैक्ट होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कितना लेना है वो नहीं दिया गया। तो ऐसे हम लोग 1 - x ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 1 - x। लेकिन 1 - x अगर लेते हैं तो x भी ले सकते हैं, क्योंकि ये नहीं बोला गया है कि किस डायरेक्शन से लेना है, c के तरफ से लेना है या a के तरफ से लेना है, तो ये प्रॉपर दिया नहीं है। तो 1/x भी कर सकते हो, x भी कर सकते हो, है ना, 1 - x भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इफ़ वी रिक्वायर कंस्ट्रक्टिंग ILD of vertical structure at a pin joint, then according to Muller-Breslau principle, by which type of support should it be replaced? तो देखो रोलर गाइड क्या हो जाएगा, रोलर गाइड। मुलर्स ब्रेस्लो प्रिंसिपल के हिसाब से अगर बात किया जाए तो जो इन्फ्लुएंस लाइन होता है हमारा फॉर ए फंक्शन यानी रिएक्शन, shear, moment is the same scale as the deflected shape of beam when the beam is acted on by the function of draw the depicted shape properly. The ability of beam to resist the applied function must be removed. For indeterminate structure के लिए to obtain ILD for any stress function, the stress function is relapsed and a directly related unit force is applied. The deflected shape so obtained to some scale represents the ILD for that stress function. ILD for indeterminate structure may name curved part as well, है ना, मतलब अच्छे से उसका नेमिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच स्ट्रक्चर विल परफॉर्म बेटर ड्यूरिंग अर्थक्वेक के दौरान कौन सा स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है इफ़ सपोर्ट बी सेटल्स बाई 1 mm डाउनवर्ड, देन व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एट पॉइंट ए पॉइंट पे क्या रोटेशन होगा। तो ड्यू टू फिक्सिडिटी ऑफ सपोर्ट रोटेशन एट बोथ सपोर्ट ए एंड बी विल बी 0। तो क्या होगा? 0। तो ये डिपेंड करेगा कि लोडिंग एट पॉइंट ए क्या है ना, किस तरीके से लोडिंग है, क्योंकि दोनों तरफ 0 हमारा होगा। तो लोड किधर है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन है द ट्रावर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट राइट एंगल्स टू द मेन रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूट द लोड, रजिस्ट द टेम्परेचर स्ट्रेस एंड रजिस्ट द श्रिंकेज स्ट्रेस, ठीक है, एंड रजिस्ट द शियर स्ट्रेस ऑल्सो। तो ऑल जो ऑप्शंस है वो सही हो जाएगा। अगला है आफ्टर प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड, जब प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा तो लॉस ऑफ स्ट्रेस इज़ ड्यू टू, किसके कारण से होगा? तो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट,
इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, क्रीप ऑफ कंक्रीट, तो यहाँ पे सारा मतलब ऑल के कारण से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल लॉसेज क्या होगा और प्री टेंशन में कितना प्रतिशत होगा और पोस्ट टेंशन में कितना प्रतिशत होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द स्पेसिंग ऑफ ट्रावर्स रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम इज़ डिसाइडेड बाय विच ऑफ फॉलोइंग कंसिडरेशन। कौन सा कंसिडरेशन को देखते हुए स्पेसिंग ऑफ ट्रावर्स रेनफोर्समेंट कॉलम में डिसाइड किया जाता है। तो एज पर IAS कोड 456/2000 के क्लाउज 26.5.3.2 के हिसाब से आपका लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम 16 times the diameter of a smallest longitudinal reinforcement rod in the column and 48 times the diameter of traverse reinforcement। तो इन तीनों में से जो भी है मतलब इन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग जो है स्पेसिंग ऑफ ट्रावर्स रेनफोर्समेंट का जो स्पेसिंग है वो डिसाइड करते हैं जब लीस्ट लैटरल डायमेंशन कंप्रेसिव मेंबर का हमारा होता है। ओके, जो कि जनरली हम लोग जो है 300 mm लेकर चलते हैं। कितना? 300 mm। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लैप्ड स्प्लाइसेस इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर बार्स ऑफ साइज लार्जर दैन 36 mm डायमीटर। कितना? 36 mm डायमीटर। ओके, तो लैप स्प्लाइसेस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स लार्जर दैन 36 mm। फॉर लार्जर डायमीटर बार विल बी बेल्डेड। मतलब अगर ज़्यादा लंबा लेना है, लार्जर डायमीटर लेना है, तो बार को क्या करते हैं हम लोग? बेल्डिंग करते हैं। आफ्टर अमेंडमेंट 2019 लैप स्प्लाइसेज शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स लार्जर दैन 32 mm ना। लेकिन 2019 में अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करने के बाद ये पता चला कि भाई 36 नहीं 32 mm से ज़्यादा नहीं करेंगे यूज। बार लार्जर दैन 32 mm शैल बी बिल्डेड। अगर 32 mm से ज़्यादा है तो हम लोग बिल्डिंग करके उसको जो है करेंगे, लेकिन 2019 से पहले 36 mm हमारा था बार का डायमीटर। अगला क्वेश्चन है इफ़ ग्रेड्स ऑफ स्टील एंड कंक्रीट आर रिस्पेक्टिवली Fe 415 एंड M20 इन ए बीम रेनफोर्स्ड इन टेंशन साइड विद 420 T एंड ऑफ width 30 cm and having effective depth 35 सेंटीमीटर, देन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 209.9 mm। तो देखो यहाँ पे हमारा एरिया निकालेंगे स्टील रेनफोर्समेंट का यानी AST का, तो 4 × π/4 × 20 का स्क्वायर यानी 1256 mm आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ MF मतलब M20 है तो 20 N/mm²। विड्थ जो है 300 mm और एल्ड स्ट्रेस F जो है F 415 है तो 415 N/mm²। इफेक्टिव डेप्थ जो है हमारा यहाँ पे देख सकते हो 35 सेंटीमीटर है यानी 350 mm हो जाएगा। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU इज इक्वल टू हमारा फार्मूला हो जाएगा 0.87 F × AST डिवाइडेड बाई 0.36 × FC के × B। तो आ जाएगा XU इज इक्वल टू 209.94 mm। अगला क्वेश्चन है द डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन जिसका डायमीटर जो है 600 mm है, रेनफोर्स्ड विद 625 T एट बॉटम एंड 420 T एट टॉप। विड्थ जो है 350 mm है, D जो है 60 mm है, Fe 415 स्टील ग्रेड यूज़ कर रहे हैं और M25 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा क्या होगा? तो इस कंडीशन में जो सेक्शन मिलेगा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? ओवर रेनफोर्स्ड, क्योंकि डायमीटर आप देख सकते हो
कि 600 mm है और चौड़ाई जो है 350 है। नीचे जो है 6 गुने 25 का और ऊपर 4 लगा रहे हैं हमारा 20 mm का सरिया। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए टेकिंग सिंगल रेनफोर्स सेक्शन 0.87 गुने F/AST इज इक्वल टू 0.36 FCKB इंटू XU। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा 0.87 गुने F/AST, तो यहाँ से हमारा जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आएगा यानी XU है ना, XU का जो वैल्यू आएगा 421.76 mm। तो XU लिमिट आ जाएगा 0.48D यानी 0.48 इंटू 600 यानी 288 mm, जो कि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकला वो 421.76 mm है। और हमारा XU लिमिट आ रहा है 288 यानी 421 हमारा ज़्यादा है। तो अगर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज़्यादा है लेकिन आना चाहिए कम, लेकिन आ रहा है ज़्यादा, यानी ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। क्या है? ओवर रेनफोर्स सेक्शन है हमारा। जो इफ़ेक्टिव विड्थ है हमारा सिंपली सपोर्टेड फ्लेंज्ड बीम का विद DF इज इक्वल टू 100 mm, L नोट इज इक्वल टू 12,000 mm, BW इज इक्वल टू 350 mm, हैविंग D इज इक्वल टू 500 mm, FE 415 स्टील ग्रेड एंड M20 ग्रेड इज क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 2,950 mm यानी 2,950 mm। यहाँ पे विड्थ ऑफ फ्लेंज VF इज इक्वल टू VW प्लस 6 DF प्लस L नोट बाई 6, तो 350 प्लस 6 गुने 100 प्लस 12,000/6, तो आ जाएगा हमारा 350 प्लस 600 प्लस 2,000 यानी 2,950 mm हमारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक 3 हिंज्ड आर्क है जो कि स्टैटिकली हमारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। क्या है? स्टैटिकली डिटर्मिनेट होता है अगर 3 हिंज्ड आर्च हमारा है तब। फिलेट वेल्ड में भी टर्म्ड है। जो फिलेट वेल्ड होता है इसको टर्म्ड किया जाता है, मतलब जाना जाता है हमारा मिट्री वेल्ड, कॉनकेव वेल्ड या कॉन्वेक्स वेल्ड के नाम से जाना जाता है। तीनों नाम से आपका जाना जाता है। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग सेक्शंस, कौन सा सेक्शंस है जो कि प्रीफर किया जाता है यूज्ड एट प्लेसेस वेयर टेंशन आकर, जहाँ पे टेंशन आकर होता है। तो बॉक्स टाइप सेक्शन। कौन सा सेक्शन? बॉक्स टाइप सेक्शन। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस दैन, जो इफेक्टिव लेंथ होता है फिलेट वेल्ड का वो कम नहीं होना चाहिए। कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो 4 टाइम्स द वेल्ड साइज से, 4 टाइम्स द वेल्ड साइज से कम नहीं होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है जनरली पर्लिन्स आर प्लेस्ड एट द पैनल पॉइंट सो एज टू अवॉइड, इसको अवॉइड करने के लिए तो बेंडिंग मोमेंट इन राफ्टर को अवॉइड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है IS 800/2007 लिमिट्स द वैल्यू ऑफ विड्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्टील सेक्शन इज प्लेस अ चेक ऑन, किस चीज़ को चेक करने के लिए? तो लोकल बकलिंग को। देखो ये क्लाउज 3.7 के 0.1 में दिया गया है कि जो प्लेट एलिमेंट्स होते हैं क्रॉस सेक्शन वो बकल लोकली ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो जो लोकल बकलिंग होता है कैन बी अवॉइडेड बिफोर लिमिट स्टेट इज अचीव्ड बाय लिमिटिंग द विड्थ टू thickness ratio of each element of the cross section subjected to compression due to axial force, moment and shear। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि डिज़ाइन विंड फोर्स डिपेंड्स अपॉन, जो डिज़ाइन विंड फोर्स है वो डिपेंड करता है हमारा रिस्क कोफिशिएंट, टोपोग्राफी ऑफ एरिया एंड साइज ऑफ स्ट्रक्चर। तो सभी उत्तर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक स्टील प्लेट है 30 सेंटीमीटर वाइड और 10 mm थिक। इफ़ डायमीटर ऑफ बोल्ट होल
20 mm है, तो जो नेट सेक्शन एरिया होगा प्लेट का वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा 2800 mm²। निकालेंगे कैसे? तो ए नेट इज इक्वल टू बी माइनस एन डी का होल इंटू टी। 300 माइनस 1 गुने 20 का होल इंटू 10 यानी 2800 mm² आ जाएगा एरिया। अगला क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट शुड नॉट बी लेस देन। जो गसेट प्लेट होता है उसका थिकनेस कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। एक बीम है जो कि फिक्स किया गया है एट एंड्स एंड सपोज सब्जेक्टेड टू लैटरल लोड। लैटरल लोड लगाया जा रहा है बट एंड पे फिक्स किया गया है। ओनली इन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट एंड डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितना होगा? तो 2। डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितना आ जाएगा? 2। तो डी ए सी इज इक्वल टू डी ए सी प्लस डी ए सी, तो 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा। द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन सिंपली सपोर्टेड बीम इज। जो इन्फ्लुएंस लाइन है फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो वो हमारा ट्रायंगुलर होगा। क्या होगा? ट्रायंगुलर शेप में हमारा आएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इन ए सॉइल मास, देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो रिस्पेक्टिवली कितना होगा? तो 0.5 and 1। कितना होगा? 0.5 and 1। ठीक है। पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। और वॉल्यूम ऑफ वॉइड रेशियो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, तो 1 मतलब 2/2 यानी 1 हमारा 1/1 में 1 ही आ जाएगा हमारा, है ना। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए पाइपिंग फेनोमेनन टू अकर इन सॉइल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इज़ द। कौन सा चीज़ को सेटिस्फाई करता है फॉर पाइपिंग फेनोमेनन टू अकर इन सॉइल? तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज़ नियरली यूनिटी। मतलब जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू होना चाहिए वो हमारा 1 होना चाहिए। कितना? 1 के आसपास होना चाहिए, तब है ना अकर होगा हमारा। ओके। अगला क्वेश्चन है, टाइम फैक्टर फॉर क्ले लेयर। क्ले लेयर के लिए जो टाइम फैक्टर होता है वो हमारा डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है, और दूसरा कि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के। किसके? परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन है, इन द कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में जो सैचुरेटेड सॉइल सैंपल होता है, पोर वाटर प्रेशर इज़ 0 ड्यूरिंग। कब होता है 0? तो जब कंसोलिडेशन और शियरिंग स्ट्रेस हमारा होता है, मतलब ड्यूरिंग शियरिंग स्टेज और कंसोलिडेशन स्टेज पे। व्हेन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज़ 50%, तो अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50% हो जाता है तो टाइम फैक्टर क्या हो जाएगा? तो टाइम फैक्टर जो है हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के जस्ट उल्टा होता है, यानी 0.2% आ जाएगा। कितना? 0.2, यानी टी.वी. इज इक्वल टू τ/4 गुणे 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.192, यानी लगभग 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन है कि अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल। एक अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल है जो कि रिक्वायर्ड किया जाता है फॉर कंडक्टिंग। किस चीज़ को कंडक्ट करने के लिए अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल को यूज़ किया जाता है? तो कंसोलिडेशन टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। किसको? कंसोलिडेशन टेस्ट को। दिस सैंपल्स आर यूज्ड इन सीव डिस्ट्रीब्यूशन, अटरवर्ग लिमिट्स, कंसोलिडेशन पैरामीटर्स, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर। डिफ्लेक्शंस ऑफ सीट पाइल इन ब्रेस्ड कट। ब्रेस्ड कट में जो डिफ्लेक्शन ऑफ सीट पाइल होता है ये हमारा इंक्रीज़ करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या होता है? इंक्रीज़ करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगला क्वेश्चन है,
लैकुस्ट्राइन सॉइल आर सॉइल। लैकुस्ट्राइन सॉइल जो है ये ऐसा सॉइल है जो कि लेक बेड में डिपॉजिट होता है। क्या होता है? लेक बेड में डिपॉजिट होता है। अलग अलग सॉइल के बारे में आप देख सकते हो। एलुवियल सॉइल जो है रिवर या रनिंग वाटर में डिपॉजिट होता है। मैरीन सॉइल सी वाटर। लैकुस्ट्राइन सॉइल स्टिल वाटर लाइक लेक्स। एओलिन सॉइल विंड के कारण से डिपॉजिट होता है। और ग्लेशियल सॉइल जो है आइस के डिपोजिशन के कारण से फॉर्म होता है। स्केलेटन्स पोर्स प्रेशर कोफिशिएंट बी फॉर सैचुरेटेड सॉइल इज। सैचुरेटेड सॉइल के लिए कितना हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। और क्ले सॉइल के लिए 0। विच वन ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी यूज। कौन सा जो है फॉलोइंग पैरामीटर्स जो है यूज किया जाता है टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के लिए तो डेंसिटी इंडेक्स। क्या होता है? डेंसिटी इंडेक्स। ओके। अगला क्वेश्चन है कैंटिलीवर सीट पाइल ड्राइव्स इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम। किससे स्टेबिलिटी मिलता है? तो लैटरल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। ओके। जो कैंटिलीवर सीट पाइल वॉल होता है ये ड्राइव करता है स्टेबिलिटी सैलोली फ्रॉम द लैटरल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल इन विच सीट पाइल इज ड्राइवन। द सीट पाइल इज ड्राइवन टू द सुटेबल डेप्थ बिलो द ड्रैग लाइन। जो सीट पाइल होता है वो एक्ट करता है एज ए कैंटिलीवर के तौर पे। अगला है आपका यहाँ पे कि सैंड डिपोजिट हैज़ अ पोरोसिटी ऑफ 1/3 एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5। जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है टू काउज सैंड बॉइलिंग इन स्ट्रेटम विल बी। कितना हो जाएगा? तो 1। फार्मूला होता है वॉइड रेशियो का E = n/1 - n। तो वॉइड रेशियो आ जाएगा 0.5। एंड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फार्मूला होता है G - 1/1 + E। तो 2.5 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 0.5 यानी 1.5/1.5 यानी 1 आ जाएगा। राफ्ट्स रजिस्टिंग। जो राफ्ट होता है वो रजिस्ट करता है ऑन सैंड्स कैन बी allowed double of the allowable soil pressure when। कब? तो परमिसिबल सेटलमेंट इज डबल। जब परमिसिबल सेटलमेंट जो है वो डबल होता है तब। ये अकॉर्डिंग टू टरजागी एंड कोहेजन लेस सॉइल के लिए जो है वैलिड होता है। इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट स्प्लिट स्पून सैम्पलर जो होता है वो पेनिट्रेट किया जाता है इनटू द सॉइल स्ट्रेटम by giving blow from drop weight whose weight in kg and free fall in centimeter। तो ये हमारा कितना हो जाता है? तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में बात किया जाए तो 63.6 kg। कितना? 63.5 kg। और हाइट ऑफ फ्री फॉल जो 75 सेंटीमीटर होता है जो कि ऑप्शंस में हमारा नहीं दिया गया है। और बात किया जाए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की तो ये यूज़ किया जाता है ताकि हमारा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड को निकाला जा सके, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकाला जा सके, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट ऑफ क्ले निकाला जा सके, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन शियर क्राइटेरिया निकाला जा सके और लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल को निकाला जा सके। अगला क्वेश्चन है इन मोहर्स डायग्राम पॉइंट एबव मोहर्स इन्वेलप इंडिकेट्स इमेजनरी कंडीशन। क्या है? इमेजनरी कंडीशन। ओके। अगला क्वेश्चन है इन प्लेट लोड टेस्ट। किसमें? प्लेट लोड टेस्ट में जो प्री लोडिंग होता है वो रिकमेंड किया जाता है बाय IS कोड। ये कितना होता है? तो 70 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 70 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू IS कोड जो परमिसिबल वैल्यू होता है हमारा सेटलमेंट इन क्ले एंड सैंड वो रिस्पेक्टिवली कितना होता है? तो ये रिस्पेक्टिवली हमारा बात किया जाए तो परमिसिबल सेटलमेंट फॉर राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले सॉइल 65 से 100 mm होता है एंड फॉर सैंडी सॉइल हमारा 65 mm होता है। तो आप यहाँ पे क्ले एंड सैंड के लिए
चूज कर सकते हो कि क्या आप ले सकते हो, है ना। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्ट किया जाता है फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए, वो हमारा 2.523 होता है। 2.523 यानी 2 to 3 हम लोग लेकर चल सकते हैं। ओके।